पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टीरियस वैली के अंदर टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से सारे डिसाइपल यहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं। वांग जब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तब उसके पीछे ब्लैक सिल्क पड़ जाती है, क्योंकि वो दूसरे की बॉडी में था और उसके पास उसकी तो कोई बॉडी ही नहीं है। लेकिन तब भी वांग अपनी काफी ज्यादा कोशिश करता है ताकि वो एक बार इस जगह से बाहर निकल सके, और इस कोशिश में उसकी काफी ज्यादा हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और जैसे तैसे करके आखिरकार वो इस मिस्टीरियस वैली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम गांव के सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर पोर्टल खुलने वाला है और उसके अंदर से गांव के मास्टर, उसकी दोस्त और वो डिसाइपल बाहर निकल कर आएंगे। जिसके बाद वहाँ पर वो तीनों लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब एल्डर उनसे कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग तो उस मिस्टीरियस वैली के अंदर काफी अच्छी रही, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हें ज्यादा टाइम तक वहाँ पर रहने का मौका नहीं मिला। अचानक से वहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई जिस वजह से सभी को वहाँ से बाहर निकाल देना पड़ा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जितना टाइम तुमने वहाँ पर बिताया है उसी की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर काफी अच्छे से बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ गाँव नहीं दिखाई दे रहा, आखिर वो कहाँ पर रह गया? फिर वो डिसाइपल कहता है, वो हमारे साथ नहीं आया, उल्टा उसने हमें वहाँ से यहाँ पर पहले भेज दिया और सभी से कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर कुछ और भी काम है। ये सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि अरे गांव अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा कमजोर डिसाइपल था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे जाते साथ ही मारा जाएगा, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है। लेकिन ये सुनकर एल्डर सभी को शांत करवा देते हैं, क्योंकि वो गांव के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकते थे। तब गांव की दोस्त एक लड़की के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गाँव ने हमसे ज्यादा काफी साल वहाँ पर बिताए हैं, इसलिए हमारे पास जितनी नॉलेज और पावर है हमसे ज्यादा गाँव के पास आ चुकी है। और वो पहले वाला गाँव तो बिल्कुल भी नहीं रहा जिसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। उल्टा ये टाइम आ चुका है कि हमें ही गांव की मदद लेनी पड़ेगी किसी भी चीज के लिए, क्योंकि अब वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो उसके मरने का तो वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तब उस लड़की का साथी उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उस गाँव ने तुम्हें दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब गाँव यहाँ पर था तो वो सारे लोगों को परेशान किया करता था, इसलिए गाँव से सभी परेशान होते हैं। तब वहाँ पर दोबारा से पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से अब वांग बाहर निकल कर आता है, जो गांव की ही बॉडी में था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता कि आखिर ये वांग है या फिर गांव। लेकिन जैसे जैसे वो अपना कदम बढ़ा रहा होता है, उसके कदमों से निकल रही कोल्ड एयर को देखकर सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर गांव के पास ऐसी भयंकर टेक्निक कैसे आ गई। इस तरह की टेक्निक तो इस पूरे सेक्टर में किसी के पास नहीं है। जिसके बाद वांग एल्डर के पास आकर उन्हें ग्रीट करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर एल्डर उससे कहते हैं, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर काफी अच्छा लगा, चलो हम सब यहाँ से साथ में चलते हैं। जिस पर वांग एल्डर से कहता है, आप लोग जा सकते हैं, मुझे अभी एक छोटा सा और काम है, वो काम करने के बाद मैं जरूर यहाँ पर आ जाऊंगा। साथ ही वो उन्हें उस मिस्टीरियस वैली के अंदर जितनी भी चीजें कलेक्ट की हुई होती है वो उन सभी को दे देता है, और ये सारी कलेक्ट की हुई चीजें गांव की ही थी, जिसने अपने काफी साल लगाकर उन्हें कलेक्ट किया था और उसे उस मास्टर और उसके साथी ने छीन लिया था। लेकिन एल्डर तो वांग की बातों पर ध्यान ना देते हुए बस उसकी इनर पावर को महसूस कर रहे होते हैं कि गाँव के पास ऐसी इनर पावर कभी भी नहीं आ सकती। मुझे तो लगता है कि असल में ये गाँव है ही नहीं, इसके बारे में मुझे पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी, वही देखते हैं कि आखिर क्या इसका फैसला करते हैं। इसके बाद वांग वहाँ से चला जाता है। अब वांग एक खाली जगह को ढूंढ रहा होता है ताकि वहाँ पे बैठकर वो कल्टीवेशन कर सके, क्योंकि अभी उसे गाँव की पूरी मेमोरी वापस भी लेनी है, वरना तो सभी को उसके ऊपर शक हो जाएगा। तब एक जगह पर वांग आ जाता है, जिसे देखकर सारे बच्चे भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे इमॉर्टल इमॉर्टल कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी इमॉर्टल इंसान को पहले कभी भी नहीं देखा था। उनमें से एक बच्चा कहता है, मैंने तो सुना है कि अगर इमॉर्टल्स ने बर्निंग कंट्री के वोल्केनो को नहीं बंद किया होता तो आज तक तो ये पूरी की पूरी बर्निंग सिटी ही खत्म हो गई होती। देख लेना, बड़ा होकर मैं भी एक इमॉर्टल बनना पसंद करूंगा। तभी वहाँ पर उन बच्चों की माँ आ जाती है, जो बच्चों को अपने साथ ले जाती है। अब वहाँ एक खाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर बैठकर वो अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और उसे करते हुए वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसके सामने उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस का एक पूरा समुद्र बना हुआ था, और उसके ऊपर वो पर्ल और उसके फ्लाइंग स्वॉर्ड भी रखी होती है। तभी उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर से रेड लाइटनिंग बाहर निकल कर आती है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था। वो खुद से कहता है, इस रेड लाइटनिंग का मतलब तो ये है कि ये एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस है, इसकी पावर डिवाइन कॉन्शियसनेस से भी काफी ज्यादा होती है, तो आखिर ये कैसे यहाँ पर अपीयर हो गया? इसकी पावर का तो बिल्कुल अंदाजा तक के नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद वो रेड लाइटनिंग फ्लाइंग स्वॉर्ड को और उस पर्ल को भी अपने कंट्रोल में करते हुए उन्हें वहां से दूर ले जाने लगती है। ये देखकर वांग खुद से कहता है,
इस रेड लाइटनिंग ने तो मेरे पर्ल और फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया। जिसके बाद वो रेड लाइटनिंग उस पर्ल को और उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को लेकर डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर ही डूब जाती है और वहां पर वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। जिस चीज को देखकर वांग हैरान भी था और खुश भी था, क्योंकि इससे उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जितना बड़ा ये डिवाइन कॉन्शियसनेस है, कुछ ही टाइम के बाद ये पूरा का पूरा बदल कर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस में हो जाएगा। जिसके बाद वांग वहां से उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पर सीतू रहता है, ताकि उसे देख सके कि सीतू का अभी तक यहाँ पर होश आया भी या फिर नहीं। और जब वो वहाँ पर आता है तो उसे सबसे पहले वहाँ पर उसके पेरेंट्स की सोल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोबारा से अपने पुराने ख्यालों में चले जाता है और अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को याद करना शुरू कर देता है। उसे सारे अच्छे पल भी याद आ रहे होते हैं और बुरे पल भी याद आने लगते हैं, जब फूजियान ने उसके पेरेंट्स की जान ले ली थी। इन सारी चीज को देखकर वो पहले से भी और कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो अपने पेरेंट्स की सोल से कहता है, मैं वांग लिन हूँ, क्या आप मुझे पहचानते हैं या फिर आप मुझे भूल गए? मैंने अपनी सारी चोटों को ठीक कर लिया बस इसलिए कि मैं फूजियान से अपना बदला ले सकूं। देख लेना आप, एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं आपके सामने ही उस फूजियान की जान लेकर रहूंगा और वो करने से मुझे इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जिसके बाद वो दोबारा से वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तब उसे वहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का था और इस टुकड़े को गाँव ने ही उस मिस्टीरियस वैली में ढूंढा होता है। वांग को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो सोच रहा होता है कि मैं इस टुकड़े की एक स्वॉर्ड बना लूंगा जो कि अच्छी पावरफुल बन सकती है, लेकिन उसे स्वॉर्ड बनाना तो आता ही नहीं था। तो इसलिए वो उस मेटल का टुकड़े का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए ही कर देता है। जिसके बाद वो उसे हवा में उड़ाते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसे चकनाचूर कर देता है, जिस वजह से उसकी पावर चारों तरफ फैल जाती है और इसकी वजह से वांग पूरा 1 साल आगे के टाइम पर टाइम ट्रेवल कर जाता है और उसका पूरा ये 1 साल कल्टीवेशन करने में ही निकल गया था, क्योंकि उस मेटल के टुकड़े ने इस साल को वांग के लिए बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया था, जिस साल में वांग आसानी से पूरा साल भर के लिए अपना कल्टीवेशन कर सकता है। जिसके बाद वांग सीतू के पास आकर उससे कहता है, मैं फाउंडेशन लेवल के मिड स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरे पास जो ये रेड लाइटनिंग की पावर आ गई है उसकी मदद से मैं किसी की भी फाउंडेशन लेवल की पावर को अपने अंदर छीन सकता हूँ और उसकी पावर का कल्टीवेशन लेवल मैं खुद हासिल कर लूंगा। साथ ही फाउंडेशन लेवल क्या, उससे अगर कोई आगे की लेवल का भी होगा उसकी भी पावर मैं छीन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी पावर आ चुकी है कि फाउंडेशन लेवल वाले से ज्यादा बंदे भी मेरे सामने नहीं टिक सकते। मैं सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन सीतू तो उसके कोई जवाब देने के लायक नहीं होता, क्योंकि वो काफी टाइम से डीप स्लीप के अंदर जा चुका है। तभी आसपास बहुत ज्यादा हरे कलर का ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वांग भी हैरान था कि आखिर ये है क्या। दूसरी तरफ हम 3 लोगों को देखते हैं जो उसी बर्निंग कंट्री में आए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों के अंदर एक पावरफुल फ्रूट अपीयर होता है जिसे ही लेने वो लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो फ्रूट बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है और अगर एक बार फ्रूट अपीयर हो जाए तो दुनिया भर के 4 मेजर सेट के लोग यहाँ पर आते हैं ताकि उस फ्रूट को छीन सके। साथ ही ये जगह भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, चारों तरफ बिल्कुल लावा ही लावा है और हर तरफ बड़े बड़े वॉल्केनो मौजूद हैं जहाँ पर सांस लेना भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए वो तीनों लोग जल्द से जल्द यहाँ पर उस फ्रूट को ढूंढने आए होते हैं ताकि उसे लेकर यहाँ से बाहर निकल सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।